नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक कहानी भेजी थी। उन्होंने कहा है कि आप इस कहानी को पढ़कर सुनाएं अपने अंदाज में। तो मैं आप लोगों को इसलिए कहानी सुनाना चाहता हूं कि जितनी बार इस कहानी को मैंने पढ़ा तो उतनी बार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती रही। और मेरा दावा है कि ये कहानी अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आप भी मुस्कुराएंगे। ये कहानी क्राइम की दुनिया से है। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक पुलिस वाला एक नाई के पास अक्सर जाया करता था। अब आपको पता है कि जब बार बार आप एक ही शॉप पर बाल कटवाने जाते हैं तो आपकी बातें बार बार से अक्सर चलती रहती है। अब जब भी पुलिस वाला आता शॉप पर तो वो बार बार उससे खूब बातें करता, लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर पूछता था। वो पूछता था कि ये बताओ साहब कि ये पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं। एक मुहावरा है, माने किसी भी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर बताना। ये न्यूज चैनल पे एकदम फिट बैठता है। तो बार बार ये नाई उस थानेदार से पूछे कि साहब ये बताओ कि आप पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं। थानेदार टालता रहा, कई बार बोर भी हुआ, तो बार बार यही सवाल। तो एक दिन उस थानेदार को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा तुझे अगली बार जब आऊंगा तब बताऊंगा कि पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं। ये कहकर थानेदार चला गया। अच्छा, कुछ घंटे बाद उस नाई की दुकान पे दो चार पुलिस वाले आ धमके। अब इतने सारे पुलिस वालों को देखकर नाई परेशान हुआ। पहले तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम गैर कानूनी हथियार बेचते हो। तो नाई पहले हंसता है, फिर कहता है, क्या मजाक कर रहे हो साहब, मैं तो सीधा साधा एक दुकानदार हूं, पेशे से नाई हूं, लोगों के बाल काटता हूं, शेव बनाता हूं, और आपके थानेदार जो है वो भी मेरे जानने वाले हैं। तो सिपाही फिर कड़क आवाज में गुस्से में बोला, हमारी खबर गलत नहीं है, मुखबिर ने खबर दी है। और इसके बाद वो कहते ही तलाशी लेने लगे। अब वो सब दुकान की तलाशी लेने लगे। इन्हीं में से एक पुलिस वाला चुपचाप नाई की नजर से बचकर एक पुराना जंग लगा हुआ कट्टा जो था, जो अपने साथ लेकर आया था, वो उसने नाई की दुकान में रख दिया। थोड़ी देर की तलाश का ड्रामा दिखाते हैं वो लोग। अचानक वो पुलिस वाला कहता है, अरे मिल गया मिल गया, देखो हथियार मिल गया। अब नाई की हालत हो गई खराब। अब पुलिस वाला उसे कहता है कि ये बता तू ये कब से धंधा कर रहा है, किस किस को तूने हथियार बेचे और कौन कौन से गैंग के साथ तेरा कनेक्शन है, तो किस गैंग के लिए काम करता है तू। तो ये सब सवाल वो पूछने लगे। अब वो नाई परेशान बेचारा बोला, साहब मैं शरीफ आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, और ये कहां से आया इस दुकान में ये भी नहीं जानता हूं। आपके थानेदार साहब जो है वो मेरे जानने वाले हैं। तो हवलदार बोला कि तू हमें धोस दे रहा है हमारे सीनियर की, अब तो थाने चल बेटा। अब नाई गिड़गिड़ा रहा था। तो इतने में वो थानेदार वहां पहुंच गया शॉप पे। अब नाई ने उनको देखा और देख के फौरन उसके पैरों में पड़कर बोला, साहब देखिए, आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। इन्होंने मेरी दुकान से ये हथियार उठा लिया और कह रहे हैं कि इसका मैं धंधा करता हूं, मैं गैंग चलाता हूं। आप तो मुझे जानते हैं, देखो मैं सीधा साधा आदमी हूं साहब। थानेदार ने सारी बात सुनी उसकी और पुलिस वालों से पूछा कि भाई ये माजरा क्या है। तो पुलिस वाले कहते हैं, साहब हमें खबर मिली थी कि ये कट्टे सप्लाई करता है, तो हम यहाँ तलाशी लेने आए, इसके पास से एक कट्टा भी मिला। फिर ये सुनकर थानेदार नाई को कोने में ले जाता है। अब थानेदार नाई को बोलता है कि देख, तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूं, लेकिन अभी छोड़ दूंगा तो ये पुलिस वाले बहुत बदमाश लोग हैं, ये सिपाही हैं, ये ऊपर साहब से मेरी कंप्लेंट कर देंगे और फिर मैं फंस जाऊंगा। तो अब कट्टा तो मिला है तो इसका मतलब केस तो बनेगा, लेकिन तू मेरा जानकार है तो चले काम करता हूं, अभी एफआईआर नहीं बनी है, तो तू 20,000 दे दे इन पुलिस वालों को, इनका मुंह भी बंद हो जाएगा, केस भी खत्म हो जाएगा और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुझे जानता हूं। अब नाई रोने लगे।
साहब आप तो जानते हो मैं गरीब आदमी हूं, 20,000 कहां से लाऊंगा। थानेदार कहता है भाई मुझे नहीं मालूम, वरना फिर तुझे देख जाना पड़ेगा, तो कुछ भी कर, 20,000 तो दे दे इनको, उससे कम में ये लोग नहीं मानेंगे मेरे हिसाब से। आखिर में नाई को लगा जान छुड़ानी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। वो बोलता है अच्छा मैं अभी आता हूं, आप रुको थोड़ी देर। तो भाग कर जाता है घर अपनी माँ के गहने निकालता है और गहने ले जाकर बेच देता है। 20,000 में एक जौहरी को वो गहने बेच देता है। बेचने के बाद पैसे लेकर आता है, पुलिस वाले दुकान में ही थे। थानेदार को पैसे देता है और कहता है ये लो साहब आपके पैसे, मुझे छोड़ो। थानेदार कहता है चल ठीक है, अब तेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं इनको संभाल लूंगा। उसके बाद फिर पूछता है कि अच्छा ये बता तो ये पैसे लाया कहां से। तो उसने कहा कि माँ के गहने पड़े थे घर में, वो मैंने बेच दिए। इस पर पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा बेचे कहाँ। तो उसने बताया कि वो चौक पे जो जौहरी है उसकी दुकान है वहां पे, तो उसको बेच दिए। थानेदार ने जैसे ही ये सुना सिपाही की तरफ देखा और बोला सुनो इसको हथकड़ी लगाओ और जीप में बिठाओ। अब नाई की हालत खराब। अब क्या हुआ साहब, आपको तो पैसे भी दे दिए, अब आप क्यों मुझे पकड़ रहे हो। थानेदार बोला तू चुपचाप चल। और फिर उन लोगों ने उसको जीप में बिठाया, हथकड़ी लगाई और अब उस दुकान में पहुंचे जहां पे उसने गहने बेचे थे। थानेदार अंदर जाता है सिपाही को लेकर और जौहरी को बोलता है कि तुम चोरी के जेवर खरीदते हो और ये क्राइम है। जौहरी की हालत खराब, बोला नहीं साहब हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। तो बोला अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो खरीदा है गहना, वो देखो बाहर वो जो आदमी बैठा है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है, तुमने उससे खरीदा और वो एक चोर है और चोरी का माल हर जगह बेचता है। और उसने अभी अभी कबूल किया कि तुम्हारी दुकान पे उसने 20,000 का चोरी का माल बेचा। अब दुकानदार ने जब देखा कि ये जो हथकड़ी लगा हुआ शख्स बैठा हुआ है ये तो वाकई वही है जिससे अभी कुछ देर पहले मैंने जेवर खरीदे थे, अब ये चोर निकला। अब पुलिस ने कहा कि चोरी का माल खरीदने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं भैया, तुम्हारा सारा माल जब्त करेंगे, तो अब उठो और थाने चलो। जौहरी गिड़गिड़ाने लग गया, कहता कि थानेदार साहब माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था ये चोर है। थानेदार इसे भी कोने में ले जाता है, कहता है ऐसा करते हैं सेटल करते हैं, 1 लाख दे दो और सेटल कर देंगे। अब जौहरी को जान बचानी थी, 1 लाख उसने दे दिए। थानेदार फिर बोला कि चलो वो चोरी का जो माल है वो भी दे दो। तो 1 लाख थानेदार ने जेब में रखे और जो नाई ने अपनी माँ के जेवर बेचे थे वो भी उसने ले लिए। थानेदार वापस आया, जीप में बैठा, फिर नाई की दुकान में गया। फिर उसने नाई को कहा ये ले तेरी माँ के गहने जो तूने बेचे थे 20,000 में, और अब घर जा, और जाने से पहले ये सुन के जा कि जो 20,000 दिए थे तूने हमें वो तो हमारे हो गए और 1 लाख हमने ऊपर से और कमा लिए। बोला हम इसी तरह से रस्सी का सांप बनाते हैं, सामने वाले को देखकर आसामी कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है, कितना अमीर है, उसी हिसाब से लूटते हैं। बोले ये सिर्फ तेरे साथ इसलिए किया क्योंकि तूने मुझे पका दिया था बार बार पूछ के। अब आज से बाद ये सवाल मत पूछना कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, हम सांप क्या अजगर क्या मगरमच्छ सब बना देते हैं। नाई ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और बोला साहब आज के बाद मेरा बाप भी ये सवाल नहीं करेगा। तो ये थी एक शॉर्ट कहानी। अब आते हैं दोस्तों आज की कहानी के ऊपर। वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी की बात है। आजमगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है सिधारी थाना। रात का वक्त था, पुलिस वाले थाने में बैठे हुए थे। अचानक फोन की घंटी बजी। वहां के सरकारी सिविल अस्पताल से एक फोन आया। उन्हें बताया कि यहाँ पे एक आदमी की बॉडी लाई गई है सर, जिसके सीने पे गोली लगी हुई है, मर्डर का मामला है। खबर सुनते ही पुलिस अस्पताल की तरफ भागती है। थानेदार और बाकी लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, गोली सीने में लगी है और देखकर लग रहा था कि बेहद करीब से गोली मारी गई है। उस लाश के साथ 2 और लोग खड़े हुए थे।
उनमें से एक ने बताया कि मेरा नाम राजीव है और दूसरे ने कहा कि मेरा नाम प्रभाकर है, और दोनों ने कहा कि ये जो शख्स मरा हुआ है वो हमारा भाई है। फिर उन्होंने मरने वाले का नाम बताया। मरने वाले का नाम था राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह। टुनटुन सिंह जो है वो आजमगढ़ का एक प्रॉपर्टी डीलर, अपना धंधा ठीक ठाक चला रहा था, छोटी मोटी रंगबाजी भी कर लेता था। अब पुलिस ने दोनों भाई से पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो उन्होंने बताया कि शाम का वक्त था, वो गाड़ी लेकर निकले थे और उसके बाद अचानक हमें किसी ने फोन किया मौके से। हम मौके पे पहुंचे, गाड़ी में इनकी लाश पड़ी थी। हम फौरन इनको लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये मर चुके हैं। अब पुलिस ने कहा कि आपको किसी पर शक है, तो इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि हाँ, वो हमारा प्रॉपर्टी डीलर का धंधा है, इसमें बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जमीन जायदाद का झगड़ा है, कई बार पुराने भी कुछ मामले केस हैं। तो उन्होंने कुछ नाम बताए कि हमारे भैया की दुश्मनी इन लोगों से थी और इन लोगों ने ही मारा होगा। अब पुलिस पहले मौके की वारदात जो है इंक्वायरी करती है उसकी, जाकर जहां पे गाड़ी खड़ी थी जो बताया था दोनों भाइयों ने, तो वहां पहुंचती है और इंक्वायरी करना शुरू करती है। तो पता चला कि ये दोनों सब सही बता रहे हैं, सब कुछ। पड़ोसियों से पूछताछ की, बट किसी ने गोली मारते हुए या किसी की चीख आवाज नहीं सुनी थी। अच्छा, थोड़ी दूर पे घर थे वहां पे, पर किसी ने भी कोई आवाज ही नहीं सुनी। अब पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया और छानबीन शुरू कर दी। तो दोनों भाई, उनके बयान पर पुलिस ने एक एक सस्पेक्ट से पूछना शुरू कर दिया। जो भी इन्होंने बताया कि ये बिजनेस में जो भी दुश्मनी हुई थी लोगों से, तो हर एक सस्पेक्ट से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जिससे भी बात की, पता चला कि उनका मोबाइल का लोकेशन बाकी चीजों से सब अलग था, अलग अलग जगह थे, कोई भी उस लोकेशन पे नहीं था मौका वारदात। तो अब इन दोनों भाइयों पर शक भी हुआ पुलिस को, तो उनका भी फोन लोकेशन ट्रेस किया गया। पहले तो पता चला कि मौत की टाइमिंग थी, उस वक्त ये कहीं और थे, तो इन दोनों भाइयों का लोकेशन भी अलग था, तो वहां से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस परेशान अंधेरे में हाथ पैर मार रही है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कातिल को ढूंढा जा रहा है, कई दिन बीत चुके हैं और हाथ है खाली। पुलिस को कई जगह पे सीसीटीवी आजकल केस सॉल्व करने में काफी मदद करता है, लेकिन इस जगह, जिस जगह मर्डर हुआ था, वहां कोई सीसीटीवी मिल ही नहीं रहा था जिसका एंगल उस लोकेशन पर हो। एक बार, दो बार, तीन बार एक ही जगह को उन्होंने कई बार राउंड मारे, उन्हें कोई सीसीटीवी नहीं मिला। फिर उसी जगह पे उन्हें बाद में अचानक पता चला कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसका एंगल उसी लोकेशन पे है। तो वो सीसीटीवी जो कैमरा था उसकी फुटेज को देखा गया। अब उसकी फुटेज को पुलिस देखती रही और फुटेज खत्म हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा दोनों भाइयों को लेकर आओ। अब राजीव और प्रभाकर टुनटुन सिंह जिनकी मौत हुई थी, उनके दोनों भाई, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा और उनको पुलिस स्टेशन लेकर आई। बोली, बेटा तुमने झूठ बोला है, गुमराह किया पुलिस को, अब चलो जेल जाने की तैयारी करो। और अब दोनों घबरा गए। इधर बात फैल गई कि टुनटुन सिंह के कत्ल के इल्जाम में उसी के दो सगे भाइयों को पकड़ लिया गया है। लेकिन दोनों भाई ने कत्ल क्यों किया? अब ये सवाल अभी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन असली कहानी अभी खुलनी बाकी थी। एक ऐसी कहानी जिसको बाद में जिसने भी सुना वहीं चौंका। एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस ने जिन दो लोगों को उठाया, जिन्हें लगा कि ये दोनों कातिल हैं, वो कुछ और ही निकले। एक ऐसी कहानी जो मरा, उसके बारे में जो पुलिस की थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन थी वो भी कुछ और ही निकल गई। तो कुल मिला के हर किरदार, हर कैरेक्टर एक रहस्यमय और एक नया जवाब सामने दे रहा था, और पुलिस खुद परेशान हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। दरअसल
हुआ ये कि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें तस्वीरें दिखाई दी और इत्तेफाक से उस कैमरे का जो एंगल था वो बहुत सही जगह पर था। उस कैमरे ने ये दिखाया कि 14 फरवरी की रात एक गाड़ी उसी जगह पर जहां पे ये कत्ल हुआ आकर रुकी। इसके बाद वो गाड़ी सड़क किनारे वहीं खड़ी रह गई। काफी देर के बाद अचानक दिखता है कि ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है। ड्राइवर साइड की जो विंडो थी वो भी डाउन थी, लेकिन कार में बैठा हुआ शख्स कोई हरकत नहीं कर रहा था। बहुत देर के बाद अचानक ये होता है कि उस कार की ड्राइविंग साइड की विंडो से हाथ बाहर निकलता है। तो जब जूम करके देखा गया तो उस हाथ में एक पिस्टल था। उसके बाद उस पिस्टल का मुंह आसमान की तरफ था। थोड़ी देर के बाद कैमरा कैप्चर करता है कि पिस्टल से एक चिंगारी सी निकली। अमूमन जब आप फायर करते हैं, गोली चलती है, तो पिस्टल या रिवॉल्वर के मुंह से एक हल्की सी आग की चिंगारी जैसे निकलती है। जूम करके रिवाइंड करके देखा गया तो पता चला कि वो हाथ बाहर निकला, आसमान की तरफ पिस्टल का मुंह था, ट्रिगर दबा और वो चिंगारी फायरिंग की थी। पहली गोली चली थी, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आसमान की तरफ गोली चलने का आखिर कारण क्या था। आसपास में कोई ऐसी बिल्डिंग भी नहीं थी बड़ी सी जिसके ऊपर किसी पर निशाना लगाना हो। काफी खुला खुला एरिया था, कोई ऊंची ऊंची इमारत बिल्कुल नहीं थी। जो कैमरा है वो कंटिन्यू रोलिंग है, लेकिन कार में कोई हरकत नहीं हो रही है। उसके कुछ मिनट के बाद फिर दिखता है कि ड्राइविंग सीट पे कोई तो है और उस गाड़ी से अभी तक कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन इस बार हाथ भी बाहर नहीं आता, पिस्टल भी बाहर नहीं आती। गाड़ी के अंदर से इस बार वैसी ही चिंगारी अचानक कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है। जैसे पहली बार आसमान की तरफ दिखाई दी थी, अब गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट के पास एक दूसरी बार चिंगारी दिखाई देती है। और उसके बाद एकदम शांत, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई नजारा, कोई दृश्य नहीं। इसके बाद कुछ नहीं होता। इसके बाद कई मिनट बीत जाते हैं। फिर कैमरा दिखाता है कि उस कार के पास सामने से एक मोटरसाइकिल चली आ रही है। उस मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार हैं। मोटरसाइकिल कार के पास आकर रुकती है। वो 2 लोग कार का दरवाजा खोलते हैं, लाश के हाथ और पैर पकड़ते हैं, फिर उसे बराबर की सीट पर रख देते हैं। और फिर उनमें से एक शख्स बाइक पे वापस बैठता है, दूसरा शख्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार वहां से निकल जाती है। ये पूरा जो इंसिडेंट था वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था। अब जब इस फुटेज को जूम करके देखा गया तो पता चला वो जो दोनों बाइक पर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि राजीव और प्रभाकर ही थे। और वो जो गाड़ी थी वो टुनटुन सिंह की ही थी, यानी कि राघवेश सिंह की, जिसकी मौत हुई थी। अब ये सवाल था कि बाइक से 2 लोग आए, कैमरे पे दोनों में से किसी ने गोली नहीं चलाई, ये दिख रहा है कैमरे में। टुनटुन सिंह वहां काफी देर तक बैठा हुआ था, 2 बार चिंगारी की झलक दिखाई दी और तीसरी बार और तीसरा कोई कैरेक्टर आया ही नहीं। तो सिर्फ टुनटुन सिंह को गोली मारी किसने? अब ये सारी चीजें और दूसरा जो ये 2 भाई है वो गोली मारने में कहीं शरीक ही नहीं है, शामिल नहीं है। तो वो आकर पुलिस को यो क्यों बयान दे रहे हैं कि मेरे भाई का कत्ल हुआ है और कुछ बिजनेसमैन का इसमें हाथ है, उनके नाम बताए जिनके साथ पहले ही इनका जो जमीन का झगड़ा है वो चल रहा था। तो उन लोगों का नाम क्यों बता रहा है, जबकि उस कैमरे में, उस सीसीटीवी में कहीं कोई तीसरा कैरेक्टर है ही नहीं। सिर्फ एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स और 2 भाई जो बाद में बाइक पर आते हैं। तो मतलब 3 लोग, चौथा पांचवा कोई है ही नहीं। तो सवाल ये था कि ये सब है क्या? गोली मारी किसने, चलाई किसने? तो पुलिस ने फिर राजीव और प्रभाकर से पूछा कि मामला आखिर है क्या, और एक तो तुम लोग वहां गए क्यों? तब राजीव और प्रभाकर ने फिर कहानी सुनाई। अब पूरी कहानी यह है दोस्तों कि राघवेश सिंह और टुनटुन सिंह 2015 से उसी इलाके की एक लड़की से प्यार करता था।
दोनों का प्यार काफी लंबा चला, 5 सालों तक, 2020 तक, यानी कोरोना के पहले तक। लड़की शादी करना चाहती थी, टुनटुन सिंह शादी कर नहीं पाया, किसी वजह से दोनों बिछड़ गए। 5 साल का रिश्ता अब खत्म हो गया था। लड़की ने कहीं और शादी कर ली, उसके घर वालों ने कहीं और उसकी शादी करा दी, तो बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ वक्त बीता और टुनटुन सिंह का प्यार अब फिर से जागा। अब वो फिर से लड़की को फोन करने लगा और लड़की ने उससे कह दिया था साफ साफ कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद से ना मेरा कोई तुम्हारा रिश्ता होगा, ना कोई संपर्क होगा, ना तुम मेरे किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करोगे, और ना मैं कभी तुमसे मिलूंगी, ना फोन पे बात करूंगी। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त के बाद टुनटुन सिंह ने दोबारा उस लड़की से बात करना, मिलना, उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। अब लड़की ने बात नहीं की, उसके फोन को काट देती थी, उसके फोन को ब्लॉक कर देती थी, नंबर चेंज होता है फिर वो ब्लॉक कर देती थी, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तमाम कोशिश कर ली टुनटुन सिंह ने, लेकिन लड़की नहीं मानी, बात करने को तैयार ही नहीं। वो शादी के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी और टुनटुन सिंह किसी भी तरह उससे मिलना चाहता था। तो वो दोबारा अपने वही इश्क का सिलसिला शुरू करना चाहता था। लड़की राजी नहीं थी। इसी बीच में वैलेंटाइंस डे आ गया, 14 फरवरी का दिन। टुनटुन सिंह का प्यार इस खास दिन में और बढ़ गया। उसने कहा कि आज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसने दोपहर से फोन करना शुरू किया पहले। अब लड़की ने फोन नहीं उठाया। उसने नंबर पहले ही बहुत सारे ब्लॉक कर दिए थे, तो अब उसने दूसरा नंबर लिया। अब उससे फिर लड़की को फोन किया, लड़की ने फिर बात करने से मना कर दिया। अब वो गाड़ी लेकर सीधा लड़की के घर के बाहर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। जिस जगह पे ये गाड़ी खड़ी थी सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, ये वही जगह थी। वहां जाने के बाद उसने फिर लड़की को धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा कभी मुझसे क्या रिश्ता था। लड़की फिर भी नहीं मानी। ये गिड़गिड़ाया, मनाया, लड़की फिर भी नहीं मानी। आखिर में फिर टुनटुन सिंह ने वीडियो कॉल मिलाया, और वीडियो कॉल मिलाने के बाद उसने कहा कि देखो, मुझे तुमसे आज मिलना ही है। अगर तुम मुझसे आज नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की ने कहा कि जान दे देगा। उसको लगा कि यूं ही धमकी दे रहा है, क्योंकि वैसे ही परेशान करता रहता था वो। उसने कहा मैं सीरियस हूं। इसके बाद उसी वीडियो कॉल पे वो लड़की के साथ उसने एक हाथ जो है वो बाहर निकाला। उस हाथ में पिस्टल था और उस पिस्टल को आसमान की तरफ उसका मुंह किया और उसने गोली चला दी, जो कैमरे में कैद भी हुआ। और जो चिंगारी निकली थी वो पहली गोली उसने चलाई थी। उसने कहा देखो, इसमें बुलेट है और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। ये पहली गोली तुमको दिखा रहा हूं कि असली रिवॉल्वर है, और दूसरी गोली मैं खुद को मार दूंगा। अब लड़की भी मानने को तैयार नहीं। उसे लगा कि यूं ही इसको बरगला रहा है या धमका रहा है और कुछ करेगा नहीं। कुछ देर उसने और मनाया। लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। उसके बाद उसने कहा ठीक है, देखो लाइव कॉल चल रहा है। और लाइव कॉल चलते दौरान उसने दूसरी बार उस पिस्टल का मुंह अपने सीने की तरफ किया, दिखाया और दिखाते हुए कहा कि देखो, मान जाओ, मुझसे मिल लो, वरना मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। लड़की फिर भी नहीं पिघली। काफी देर जब हो गई, उसे लगा कि ये नहीं मानेगी। फिर ट्रिगर दब गया और उसने खुद को गोली मार ली। जब गोली लगी, लड़की ने वीडियो कॉल पर देखा। उसके बाद फोन छिटक कर गिर गया नीचे। लड़की बदहवास हो गई। उसे लगा ये क्या हो गया एकदम से। दोनों भाइयों को ये लड़की जानती थी। उसने इनमें से राजीव को फोन किया फौरन। उसने कहा तुम्हारे भाई ने खुद को गोली मार ली है, फौरन जाओ इस जगह पर। ये सुनते ही दोनों भाई बदहवास बाइक पर उस जगह पहुंचते हैं। कार खड़ी भी थी, दोनों कैप्चर भी हो जाते हैं कैमरे में।
भाई की बॉडी को ड्राइविंग सीट से हटाते हैं और बॉडी को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। अब यहां तक की कहानी तो ठीक है, इन्होंने कत्ल भी नहीं किया, बेकसूर थे। लड़की ने भी ये बताया कि वीडियो कॉल पे खुद उसने गोली मारी है, तो लड़की भी गवाह हो सकती थी। लेकिन इन दोनों भाइयों को अचानक दिमाग में कुछ और ही आ गया। हॉस्पिटल जाने के बाद एक नई कहानी कर दी। उन्होंने सोचा कि ये काम करते हैं कि भाई तो गया, अब एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं। भाई का प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा है, कुछ जमीन इधर उधर कब्जे में है। भाई की मौत का सारा इल्जाम उन्हीं पर डाल देते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, धंधा भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने पुलिस में जाकर झूठ बयान लिख दिया कि मेरे भाई को दुश्मनी की वजह से गोली मारी गई है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने पूरी कहानी खोल दी। अब कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई कि एक शख्स को गोली मारी गई, लेकिन वो खुदकुशी निकली। दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो कातिल नहीं थे। जो चश्मदीद जिसने कत्ल होते हुए देखा, उसका कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्योंकि आप उसके खिलाफ कोई धारा या कोई सेक्शन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी को तंग कर रहे हो, आप धमकी दे रहे हो। अगर कोई रिवॉल्वर लेकर धमकी देगा कि मुझसे प्यार करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो हर चीज खाली। अब पुलिस केस क्या करे, किस पर केस बनाए, लेकिन करना तो है। तो फिर पुलिस ने कहा कि राजीव और प्रभाकर दोनों भाई हैं, और तुमने जो उलझाया और हमें इतना दौड़ाया, ये पहले ही बता देते कि सुसाइड है तो शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत मिटाने, सबूत के साथ छेड़छाड़, झूठा बयान देने का मुकदमा दर्ज कर दिया। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अब हालांकि बहुत संगीन धाराएं नहीं हैं, लेकिन ये वो कहानी थी दोस्तों जिसमें कत्ल नहीं हुआ। चश्मदीद जो थे वो कातिल नहीं थे, और हर चीज जो पुलिस तफ्तीश कर रही थी वो उल्टा ही निकल रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।